बड़ी बहू पार्ट 1 में आपने देखा था। सुरेखा जी ने अपनी तीनों बेटियों को सर पर चढ़ा रखा था। आए दिन वो अपने मायके में बैठी रहती थी और अपनी भाभी विनीता को परेशान करती रहती थी। सुरेखा जी ने अपनी सारी जिम्मेदारी बड़ी बहू पर डाल दी। बड़ी बहू विनीता के 3 बच्चे थे, 2 बेटी और 1 बेटा। सुरेखा जी ने जो अपनी बेटियों के साथ गलती की थी, वो गलती अपने पोते पोतियों के साथ नहीं करना चाहती थी। अपने पोते और पोतियों को बराबर का दर्जा दिया था और अपनी विनीता बहू को भी सम्मान देने लगी थी। विनीता के तीनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अब आइए सुनते हैं हमारी आगे की कहानी। दोनों पोतियों की शादी करने के पश्चात सुरेखा जी चल बसी। पोते की शादी तक वो रुक नहीं सकी। मन में इच्छा तो थी, परंतु शरीर ने साथ नहीं दिया। या फिर ये कह सकते हैं कि भगवान ने जितनी उम्र लिखी, जी कर चल दी वो अपने रास्ते। सासू माँ के गुजर जाने के पश्चात घर की सारी जिम्मेदारी विनीता के कंधों पर पुनः एक बार आ पड़ी। वो थी तो छोटे छोटे कार्य संभाल लेती थी। कभी कोई किसी परेशानी वाली बात होती तो उनसे सलाह मशवरा कर लेती थी विनीता। अब तो एकदम अकेली हो गई। सासू माँ कभी कभी डांट जरूर देती थी, परंतु घर में फिर भी कोई तो था जिससे अपना सुख दुख बांट लिया करती थी विनीता। लेकिन अब तो घर में कोई भी नहीं है जिससे 2 बातें कर ले। बेटा भी इंजीनियरिंग करने शहर चला गया तो घर बहुत सूना सूना लगने लगा विनीता को। सप्ताह के आखिर में पतिदेव घर आ जाते तो 2-3 दिन फिर भी मन लग जाता घर में। इंजीनियरिंग करने के पश्चात बेटे की जब शहर की किसी कंपनी में नौकरी लग गई तो विनीता को बहुत खुशी हुई। इस बार अपने पति के घर आने के पश्चात उसने उनसे अपने मन की बातें कह डाली। सुनिए जी, हमारा कार्तिक अब ब्याहने लायक हो गया है। अब तो वो कमाने भी लगा है। उसके लिए लड़की देखना शुरू कर दीजिए। आपके चले जाने के पश्चात घर काटने को दौड़ता है। मुझसे और सूनापन नहीं झेला जाता। लड़की तो मिल जाएगी एक से बढ़कर एक। अब हमारा कार्तिक इंजीनियर बन गया है। उसके मन की बात भी तो जानना जरूरी है। क्या पता वो शादी के लिए अभी तैयार है कि नहीं। अब की बार वो घर में आए तो तुम उसके मन को टटोलना। बड़ी समझदारी से विनीता के पति ने बात कही। ठीक है, कार्तिक जब घर आएगा अब की बार तो मैं धीरे से बात छोड़ती हूँ, देखती हूँ उसके मन में क्या है। मन में खुशी और उत्साह का भाव लेकर विनीता ने कहा। अब की बार कार्तिक घर आया तो विनीता ने उसके सामने मन की बात रखी। अब तो तू कमाने लगा है बेटा और शादी के लायक भी हो गया है। तेरे लिए लड़की देखनी शुरू कर दी है हमने। हम दोनों चाहते हैं कि तुम्हारी शादी कर दें। अब तुम्हारी क्या इच्छा है ये जानना चाहते हैं हम। अचानक शादी की बात सुनी तो कार्तिक थोड़ा सकपका गया। उसने अपनी माँ की ओर देखकर कहा, माँ थोड़ा सा रुक जाओ, अभी अभी तो नौकरी लगी है, मुझे थोड़ा संभल जाने दो। लड़की देखने की बातें सुनकर चिंता में पड़ गया कार्तिक, क्योंकि वो अपने ऑफिस की एक लड़की नायरा से प्रेम करता है। ये बात वो अभी तक किसी से बता नहीं पाया। घर बहुत सूना सूना लगता है बेटा, तुम सब चले जाते हो, फिर अकेले घर में रहना बहुत बुरा लगता है मुझे। घर में बहू आ जाएगी तो रौनक आ जाएगी। विनीता ने बड़ी उम्मीद लगाकर बेटे की ओर देखा और कहा, माँ मैं आप दोनों से बताने वाला था परंतु बता नहीं पाया। मेरे लिए लड़की मत देखो, मैंने एक लड़की पसंद की है, मेरे ऑफिस में ही है और वो बहुत अच्छी है। उसका नाम नायरा है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। कार्तिक ने शब्दों को चबाते हुए धीरे धीरे कहा। लड़की से प्रेम करता है सुनकर विनीता की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और आश्चर्यचकित होकर बेटे की ओर देखने लगी। लड़की अपनी जात बिरादरी की है ना माँ, अब तो जमाना बदल गया है। जात बिरादरी कौन देखता है, लड़की और उसके घर वाले अच्छे होने चाहिए। नायरा और उसके घर वाले पढ़े लिखे हैं और काफ़ी सुलझे हुए हैं। कार्तिक ने जानकारी देते हुए कहा। लड़की कहाँ की है, शहर की या गांव की? लड़की तो शहर की है बेटा। शहर की लड़की गांव में आकर कैसे रहेगी? अब गांव में हमेशा थोड़ी रहेगी वो। बेटे की बात सुनकर विनीता चिंता में पड़ गई। मन ही मन सोचने लगी, ये क्या कह रहा है कार्तिक? बहू गांव में नहीं रहेगी तो फिर कहाँ रहेगी? इसका मतलब कार्तिक ने पहले ही सोच लिया।
कि बहू को अपने साथ ले ही जाएगा, फिर तो मैं अकेले ही रह जाऊंगी। तो तुमने पहले से ही सोच लिया, शादी के बाद बहू को अपने साथ ही ले जाओगे। यही तो होता है माँ। दोनों चाचा अपनी अपनी पत्नियों को लेकर शहर गए कि नहीं, पर मैं तो कभी तुम्हारे पापा के साथ नहीं गई। पूरी उम्र गुजार दी गांव में रहकर, तुम्हारे दादा दादी की सेवा करती रही। क्या मैंने कोई बुरा काम किया है? विनीता की आंखें छलछला आई। माँ, वो गांव में रहना नहीं चाहेगी। शहर की लड़की, और वो भी पढ़ी लिखी लड़की है। वो भी तो नौकरी करती है। नौकरी छोड़कर गांव में कैसे रहेगी? पहले का जमाना और था, तुम्हारी बात भी और थी। तुम गांव की थी और दादा दादी की देखभाल के लिए किसी की ज़रूरत तो थी। हाँ, तू ठीक ही कह रहा है। मैं तो भूल ही गई थी कि लड़की नौकरी वाली है तो कैसे रहेगी मेरे पास। ठीक है, जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा। एक दीर्घ श्वास छोड़ते हुए विनीता ने कहा, माँ, जीवन भर तुम गांव में रही, अब तो पापा के पास जा सकती हो। 2-1 साल पापा के पास शहर में रहकर देख लो कि शहर की ज़िंदगी कैसी है। शहर चली जाऊंगी तो गांव का मकान कौन देखेगा? मकान में ताला लगा देना। मकान कहीं भागे जा रहा है क्या? पुश्तैनी मकान है। तुम्हारे दादा दादी की यादें जुड़ी हुई हैं इस मकान से। उन्होंने बड़ी मेहनत से ये मकान बनवाया था। कैसे खाली छोड़कर जाऊं? समय के साथ कभी कभी इंसान को बदलना चाहिए माँ। इंसान अगर सीधा खड़ा रहे तो टूटने का डर रहता है, इसीलिए लचीला होना चाहिए। पापा के रिटायर होने के लिए बस 2 ही साल तो बचे हैं। 2 साल शहर में रह लो, देख लो शहर की ज़िंदगी कैसी है। पापा के रिटायर होने के बाद फिर दोनों मिलकर गांव में आकर रहना। हम तो गांव में आते जाते रहेंगे, आप लोगों से मिलना हो ही जाता है। कभी कभी आप भी शहर में हमारे पास आकर रहना। गांव से शहर बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, इसीलिए आने जाने में कोई परेशानी भी नहीं है। बातें समझाते हुए कार्तिक ने कहा, ठीक है बेटा, तेरे पापा आएंगे तो उनसे बात करूंगी, देखते हैं वो क्या कहते हैं। मन में थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ी सी निराशा का भाव लेकर विनीता उठकर अपने काम के लिए चल दी। कार्तिक की शादी आखिर नायरा से तय हो जाती है। घर में शादी की धूम मची हुई है। इस बार सारी जिम्मेदारी विनीता के कंधों पर नहीं है, क्योंकि दोनों बेटियां आ गई थी शादी में माँ का हाथ बटाने के लिए, और फिर 3-3 बुआ भी थी जो काम में हाथ बटा रही थी। गांव से बारात लेकर शहर जाना है। बाराती कौन कौन होगा? गांव से कुछ लोग जाएंगे और कुछ कार्तिक के दोस्त और ऑफिस के लोग हैं। भाई की शादी में दोनों बहनें बारात में शामिल ना हों, ऐसा कभी हो सकता है भला? दोनों बहनें बहुत खुश हैं कि भाई की शादी में बाराती बनकर जाना है। दोनों ने शहर से अपने लिए नए नए कपड़े एवं श्रृंगार का सामान लेकर आई। विनीता ने दोनों से कह दिया था, तुम लोग अपनी मर्जी से कपड़े खरीद कर ले आना। नायरा के पापा ने बारातियों के ठहरने एवं उनके खान पान से लेकर तमाम चीज़ों में काफ़ी खर्च किया, ताकि कोई कह ना सके कि बेटी की शादी में ये कमी रह गई, वो कमी रह गई। बहुत ही अच्छे ढंग से खुशी भरे माहौल में शादी हो जाती है। विनीता ने भी दुल्हन का स्वागत बहुत दिल खोल कर किया। स्वागत में कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसीलिए गांव से ही कुछ औरतों को उसने अपने घर में बुला लिया था। पूरे रस्मों रिवाज निभाते हुए बहू का गृह प्रवेश हुआ। विनीता का मन आनंद से झूम उठा कि घर में बहू आ गई। बहू का मुखड़ा देखा तो विनीता की खुशी दोगुनी हो गई, क्योंकि बहू बहुत सुंदर है। उसने सबके सामने ही अपनी खुशी जाहिर कर दी। ईश्वर दोनों की जोड़ी बनाए रखे, मेरी बहू की सुंदरता को कभी कोई आँच ना आए। बहुत सारे गहने, भारी भरकम कपड़े पहनकर नई नवेली दुल्हन पसीने से भीग गई और परेशान हो उठी। आज के ज़माने में भला इतने भारी भरकम गहने और कपड़े पहनकर कौन सी लड़की आरामदायक महसूस करेगी? लड़कियों को तो सलवार कुर्ता या फिर जीन्स टॉप पहनने में ही ज़्यादा मज़ा आता है। 2 दिन तो नायरा ने सब्र कर लिया, परंतु तीसरे ही दिन साड़ी और गहने उतारकर सुबह सुबह सलवार कुर्ती पहन ली। अपने सास ससुर को सम्मान देने के लिए उनके सामने सिर पर दुपट्टा जरूर रख लिया। माँ ने जो बातें सिखाई थी उसका उसने मन से पालन किया।
विनीता ने जैसी बहू को बिना गहने और साड़ी के देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे बहू का ये रूप देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो तुरंत बोल पड़ी, अरे बहू, अभी तो तुम नई नवेली दुल्हन हो, साड़ी में और गहनों में ही अच्छी लगोगी। सारे गहने भी उतार दिए और साड़ी भी उतार दी, ये तो अच्छी बात नहीं है। गांव के लोग देखेंगे तो बहुत बुराई करेंगे। गांव में ऐसा नहीं चलता बहू, आखिर हमारी भी कोई इज्जत है और गांव के लोगों की भी इज्जत है। सासू माँ की बातें सुनकर नायरा ने धीरे से इतना कहा, मम्मी, साड़ी पहनकर दम घुट रहा था और गहने भी बहुत भारी भारी लग रहे थे, इसीलिए मैंने उतार दिए। 2 दिन तो हो गए हैं, अब मुझसे इतनी भारी साड़ी और गहने नहीं पहने जाते। हमारी तो सारी उम्र गुजर गई साड़ी में बहू, और गहने भी जितना पहनना होता है जरूर पहनते हैं। तुम 2 दिन में ही थक गई, ऐसे कैसे चलेगा? थोड़ी सी रुखाई से कहा विनीता ने। माँ की बातें बड़ी बेटी दीप्ति के कानों में पड़ी तो उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने अपनी भाभी का पक्ष लेते हुए कहा, मम्मी, आप कैसी बातें करती हो? अपने ज़माने से आज के ज़माने की तुलना कर रही हो। क्या तुम्हारे ज़माने में लड़कियां सलवार कुर्ती पहनती थी, जीन्स टॉप पहनती थी या नहीं? लड़कियां कॉलेज जाती थी, नौकरी करती थी नहीं ना? अब भाभी को परेशानी हो रही है तो क्या आप चाहती हो भाभी परेशान रहे? जिसमें उनको अच्छा लगे वो कपड़े पहन लिए तो क्या हो गया? वैसे सलवार कुर्ती में क्या बुराई है? पूरा शरीर ढका हुआ रहता है। रही बात आप लोगों को और गांव वालों को सम्मान देने की, तो उसने अपने सिर पर दुपट्टा तो रखा है ना। और क्या उम्मीद करती हो बेटा, ये गांव है, शहर नहीं है। शहर में जाकर जैसे भी रहे, परंतु जब तक गांव में रहेगी तब तक गांव के हिसाब से ही रहना पड़ेगा ना। लोग बहुत बातें बनाएंगे, तुम्हें मालूम नहीं है गांव के लोग कैसे हैं। थोड़ी चिढ़ते हुए विनीता ने जवाब दिया, मम्मी, गांव के लोगों की बात छोड़ो, सारे गांव के लोगों को खुश करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लोगों को जो कहना है कहने दो। भाभी को परेशानी हो रही है साड़ी में, तो उसने साड़ी उतार दी और सलवार कुर्ती पहन ली। अब जिसको जो कहना है कहे, मैं तो भाभी को परेशान नहीं होने दूंगी। आप अपने विचार बदलो। थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए दीप्ति ने कहा, तू तो बिल्कुल भाभी की तरफदारी कर रही है, जरा मेरे लिए भी सोच। बहू तो कल शहर चली जाएगी, गांव में तो मुझे ही रहना पड़ेगा। विनीता ने भी थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए जवाब दिया, आपको किसने कहा कि आप हमेशा गांव में ही रहो? अब तो घर में कोई भी नहीं है, तो आप क्यों नहीं चली जाती पापा के साथ? वहाँ पर कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। आप तो अपनी ही जिद पर अड़ी हुई हो कि गांव में ही रहना है। कार्तिक ने भी आपको बहुत समझाया, परंतु आप अपनी जिद पर अड़ी हुई हो। गांव में रहना है और घर की देखभाल करनी है तो करो जिसमें आपको शांति मिलती है। हाँ हाँ, मैं वही करूँगी जिसमें मुझे शांति मिलती है। मुझे इसमें शांति मिलती है कि बहू बहू जैसे ही रहे, आते ही शहर जैसी बनने की कोशिश ना करे। माँ की बात सुनकर दीप्ति का धैर्य जवाब देने लगा तो वो जोर से बोल पड़ी, आप तो बिल्कुल सासू माँ बन गई हो। अपना जमाना भूल गई हो क्या कि किस तरह दादी आपको परेशान किया करती थी और आप बैठकर रोती थी? अब क्यों आप वो सब बातें भूल गई हो? वही सब दोहरा रही हो आप, जो एक अशिक्षित और गांव की सास अपनी बहू के साथ करती है। आप में और दादी में फ़र्क ही क्या है? मैंने तो सोचा था मेरी माँ अपनी बहू को बहुत प्यार से रखेगी, अपनी बेटी जैसी, परंतु नहीं। आप तो बिल्कुल पूरी सासू माँ बन गई और बहू को बहू ही समझने लग गई, बेटी नहीं। दीप्ति की बातें सुनकर विनीता को अपना अतीत याद आ गया। जब वो पहली बार बहू बनकर घर आई थी, तब सास ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया था। वो मन ही मन कहने लगी, नहीं नहीं, मैं वो सब नहीं दोहराऊंगी जो मेरी सास ने मेरे साथ किया है। सही कह रही है दीप्ति, फिर मुझ में और मेरी सासू माँ में क्या फ़र्क रह जाएगा? मैं अपनी बहू को अपनी बेटी जैसी रखूंगी, उसे जैसा पसंद है वो रह सकती है। ये उसका ही घर है, अभी से उसके साथ ऐसा व्यवहार करूंगी तो अच्छा रिश्ता कभी नहीं जुड़ पाएगा। मैं तो चाहती हूँ
हम बहू सास ना रहकर माँ बेटी का रिश्ता जोड़ ले। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी बेटा, नहीं तो मुझसे गलती हो जाती। नायरा मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी समान है और ये घर उसका है। वो जैसे चाहे वैसे रह सकती है, यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा उसे। आज एक बहुत बड़ी भूल होने से मुझे तुमने बचा लिया दीप्ति बेटा। विनीता ने दोनों को दो बाहों में भरकर बारी बारी से दोनों के माथे पर स्नेह चिन्ह अंकित कर दिया। उसका मन खुशी से भर उठा, जिसकी आभा उसके मुखमंडल पर स्पष्ट झलक रही है। अपनी सासू माँ से ढेर सारा प्यार पाकर एवं उनका सच्चा मन देखकर नायरा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। आज तो उसका हृदय भी द्रवित हो उठा। ससुराल में कैसा वातावरण है, कैसा व्यवहार मिलेगा, सोचकर उसके हृदय में भी एक डर बैठा हुआ था। एक तो वो शहर में पली बड़ी, गांव से कोई नाता ही नहीं रहा। गांव का माहौल कैसा है ये उसे पता ही नहीं था। परंतु अपनी ननद दीप्ति का अच्छा व्यवहार देखकर उसे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। मन से सारा डर धीरे धीरे निकल गया और ससुराल में वो खुल गई। नायरा ने भी मन ही मन सोचा, जब सब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतनी आज़ादी दी है, तो मुझे भी इनका सम्मान दिल से करना चाहिए। सचमुच गांव के लोग बड़े अच्छे दिल के होते हैं। ये बात तो मुझे गांव आकर ही पता चला। नायरा अब रोज़ सुबह सुबह उठ जाती है, नहा धोकर तैयार हो जाती है और पूजा पाठ सबसे पहले करती है। उसने सासू माँ को ये सब करते हुए देखा तो स्वयं भी उनका अनुसरण करने लगी। हर रोज़ सलवार कुर्ती पहनती है, परंतु सिर पर दुपट्टा रखना कभी नहीं भूलती। उसे समझ में आ गया कि गांव में सिर पर पल्लू रखने का रिवाज है, जिसे सम्मान का एक प्रतीक माना जाता है। नायरा पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, उसने समझदारी से काम लिया। विनीता ने जब अपनी बहू नायरा की दिनचर्या को देखा तो मन ही मन बहुत प्रफुल्लित हुई। अपनी बहू के प्रति मन में और ज़्यादा प्यार उमड़ आया। मन ही मन खुश होकर कहने लगी, बहुत समझदार लड़की है, बहुत प्यारी भी है। मैंने उसके लिए न जाने क्या क्या सोचा था। शहर की लड़की है, कैसी होगी, नखरे वाली होगी, जिद्दी होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। इंसान न जाने क्यों अपने मन में भ्रम पाल लेता है, दूसरों के बारे में राय बनाना शुरू कर देता है। कुछ देखे बगैर, कुछ जाने बगैर ये बात किसी रिश्ते के लिए कतई उचित नहीं होती। कभी कभी मन में कुविचार रिश्तों के बीच में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। रिश्तों में कड़वाहट घुलने लगती है। मम्मी जी आज नाश्ते में क्या बनाना है? नाश्ता आज मैं बनाऊंगी दीदी के संग मिलकर। नायरा की आवाज़ कानों में पड़ते ही विनीता की तंद्रा भंग हुई। हाँ बहू, कुछ कहा तुमने? हड़बड़ी में विनीता ने पूछा। जी मम्मी जी, मैंने कहा नाश्ते में क्या बनाना है? नाश्ता तो दीप्ति बना लेगी बहू, तुम अभी नई नई दुल्हन हो, इतनी जल्दी अभी तुम्हें रसोई घर में जाने की क्या ज़रूरत है? हम लोग हैं ना। नहीं मम्मी जी, बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ, इसी बहाने मैं नाश्ता बनाना भी सीख लूँगी। मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना तो नहीं आता, अभी मुझे बहुत कुछ आपसे सीखना है। आज सबके लिए आलू के पराठे बना लो, सब लोग दही और अचार के साथ खा लेंगे, और सबके लिए अदरक वाली चाय बना लो। आलू के पराठे, मेरी मम्मी आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाती हैं, मुझे भी सिखाया था, परंतु अच्छे से बेलना नहीं आता। मेरे से गोल नहीं बनते पराठे, अब मैं कैसे बताऊं? कोई बात नहीं दीप्ति, दीदी से सीख लूँगी। बहू को चुप देखकर विनीता भी थोड़ी देर चुप रही, फिर कहा, नहीं आता है कोई बात नहीं बहू, दीप्ति बना लेगी, तुम धीरे धीरे सीख जाओगी, अभी इतनी जल्दी क्या है? सासू माँ की बातें कानों में पड़ते ही नायरा को होश आया। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे आता है, परंतु बेलते समय कभी कभार बिखर जाते हैं, गोल नहीं बन पाते, वही बातें सोच रही थी मैं दीप्ति दीदी से सीख लूँगी, दोनों मिलकर बना लेंगे, आप चिंता मत करिए। शर्माते हुए नायरा ने कहा, दीप्ति आज आलू के पराठे किसने बनाए? क्या तुम्हारी मम्मी ने आलू के पराठे में घी की जगह पर सोना डाल दिया है? बड़े स्वादिष्ट बने हैं आज आलू के पराठे। दीप्ति के पापा नारायण ने खुश होते हुए कहा। आवाज़ कानों में पड़ते ही
विनीता खुशी से बोल पड़ी, आलू के पराठे आज मैंने नहीं बनाए और ना ही घी की जगह पर सोना डाला है। आज आपकी बहू ने आलू के पराठे बनाए हैं, तभी इतने स्वादिष्ट बने हैं। खुशी से मुस्कुराते हुए विनीता ने जवाब दिया। बात नायरा के कानों में भी पड़ी। अपनी प्रशंसा सुनकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी नायरा। ससुराल में आकर पहली बार तो मैंने कुछ बनाया है, वो भी आलू के पराठे। मेरे लिए तो ये बहुत कठिन परीक्षा की घड़ी थी, परंतु मैं उत्तीर्ण हो गई। पत्नी की तारीफ सुनकर कार्तिक भी मन ही मन खुश हो रहा था। वो सोचने लगा, नायरा ने इतने अच्छे आलू के पराठे बनाए, परंतु वो तो हमेशा यही बोलती रही कि मुझे अच्छा खाना बनाना नहीं आता। चलो, ससुराल में आकर पहली परीक्षा में उत्तीर्ण तो हो गई नायरा, आगे भी सब अच्छा ही अच्छा होगा। कार्तिक नाश्ता करके जब अपने कमरे में गया तो देखा नायरा होठों पर मंद मंद मुस्कान लेकर बैठकर न जाने क्या सोच रही है। क्या बात है भाई, आज तो तुमने कमाल कर दिया। इतने अच्छे स्वादिष्ट पराठे बनाए, सब लोग खुश हो गए, पर तुमने तो बताया था कि तुम्हें खाना बनाना आता ही नहीं। मुझे ही बेवकूफ़ बनाती रही। तुम बड़ी चालाक हो, अपने पति को बेवकूफ़ बना रही हो, झूठ बोल रही हो ताकि मैं कोई फरमाइश ना करूं। बड़ी होशियार हो। मैं किसी को बुद्धू नहीं बना रही, सचमुच मुझे अच्छा खाना बनाना नहीं आता। वो तो आज दीप्ति दीदी ने मुझे पराठे बनाना सिखा दिए, उनके साथ मिलकर बनाए हैं, तभी तो इतने स्वादिष्ट बने हैं। भोलेपन से नायरा ने जवाब दिया। चलो, आगाज अच्छा है तो अंत भी अच्छा ही होगा। कार्तिक नायरा को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगा। टच वुड, आपकी बात 100% सच निकले। मैं इस घर में खुशी और सुख शांति देखना चाहती हूँ। घर के सब लोग बहुत अच्छे दिल के हैं। सचमुच मुझे बहुत अच्छा घर मिला। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। भावुकता में नायरा की आंखें छलछला आई। उसने नम आँखों से कार्तिक की ओर देखा तो कार्तिक ने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। नायरा ने अपना सिर कार्तिक के सीने पर रख दिया। बारी बारी से एक एक करके विदा लेने लगे। पहले रिया की विदाई हुई, वो अपने ससुराल पहुंच गई। फिर दीप्ति की विदाई हुई और बुआ लोग तो शादी के अगले दिन ही चली गई थी। आज बारी है कार्तिक और घर की बहू की नायरा की विदाई की। दोनों की विदाई देते समय विनीता की आंखें पुनः एक बार नम हो गईं। ये आंखें हैं ना, न जाने क्यों संतानों को जाते हुए देखकर भावुक हो जाती हैं। लाख इन आँखों को समझाओ पर बात समझ में नहीं आती है। मन की भावना पिघलकर आँखों के रास्ते निकलने के लिए बेताब हो जाती। नायरा मायके जा रही है, उसका मन तो बाग बाग हो रहा है, खुशियों के पुष्प खिलकर, परंतु फिर भी न जाने क्यों सासू माँ की आँखों में अश्रु नीर देखकर मन द्रवित हो उठा और आँखों की कोरे भी गीली होने लगी। नायरा सासू माँ के चरण स्पर्श करने के लिए जैसे ही झुकने लगी, विनीता ने उसे बाहों में पकड़कर अपने गले लगा लिया और कहा, इतने दिन न जाने कैसे बीत गए, तुम सबके साथ पता ही नहीं चला। खुशियों के पुष्प ने सारा घर महक रहा था। एक एक करके सब चले गए और पूरा घर खाली हो गया। आज मैं पुनः एक बार अकेली हो गई बहू। दोबारा जल्दी लौट कर आना, मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारा। कहते कहते विनीता का गला भराया। मम्मी जी, ज़रूर मैं लौट कर जल्दी आऊँगी, परंतु इस बार आप अकेली नहीं रहेंगी, आपको हमारे साथ चलना होगा। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है, घर गृहस्थी भी सीखनी है और अच्छे अच्छे पकवान बनाना भी सीखना है। अब तक तो पढ़ाई और नौकरी के साथ मैंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया, परंतु अब समय आ गया है, मुझे ये सब सीखना चाहिए। मन भी करता है कि मैं अच्छे अच्छे पकवान बनाऊं और सबको खिलाऊं। हाँ माँ, हम लोग जल्दी लौट कर आएंगे, आपको ज़्यादा देर तक अकेले नहीं रहने देंगे। इस बार ज़रूर चलना होगा हमारे साथ। अब जिद मत करना गांव में रहने की। 1 साल बाद पापा भी रिटायर हो जाएंगे तो दोनों को हमारे पास आकर रहना पड़ेगा। कुछ समय के लिए फिर आप गांव में भी आकर रह सकते हैं। बड़ी ही समझदारी के साथ कार्तिक ने माँ को समझाया। बच्चों के चले जाने के पश्चात विनीता को घर बहुत सूना सूना लग रहा है। घर के कोने कोने में
बच्चों की यादें बसी हुई हैं। जब भी बच्चों की याद आती है, विनीता की आंखें नम ना हों, ये तो संभव ही नहीं होता। विनीता की ये हालत देखकर अब की बार उसके पति नारायण ने मन बना लिया, इस बार विनीता को साथ लेकर जाएंगे, नहीं तो रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर लेगी। एक जगह चुपचाप बैठकर आंखों में आंसू लिए विनीता कुछ सोचने में मगन थी। उसके पति नारायण ने आकर कहा, विनीता छोड़ो ये रोना धोना, बच्चे बहुत अच्छे से रह रहे हैं, रोने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। चलो अपना सामान समेट लो, कल हमें भी निकलना है शहर के लिए। विनीता ने अपने आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, आपका बैग तो तैयार है और क्या सामान समेटना है, तुम्हारा अपना बैग भी तैयार कर लो। मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे अपना बैग क्यों तैयार करना है? आश्चर्य व्यक्त करते हुए विनीता ने कहा, क्योंकि उसके पति ने उसे बताया ही नहीं था कि शहर जाना है। विनीता को इस बार सरप्राइज देने वाला था नारायण, इसीलिए पहले कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि बच्चे चले जाएंगे तो वो रोनी सूरत लेकर बैठ जाएगी, अगर सरप्राइज दूंगा तो खुश हो जाएगी। विनीता को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि उसके पति ने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम शहर चलो। इस बार जरूर कार्तिक पापा को समझा कर गया होगा कि मम्मी को अकेले ना छोड़ो, उन्हें शहर ले जाओ। पति की बात सुनकर विनीता ने अपने आंसू पोंछे और चेहरे पर एक मुस्कान लेकर कहा, मुझे भी इस बार शहर ले जाएंगे आप? हाँ, विश्वास नहीं हो रहा है मेरे ऊपर। विश्वास भी कैसे होगा, कभी तुम्हें कहा ही नहीं मैंने कि तुम शहर चलो। परंतु इस बार तो कार्तिक ने मुझे पूरी तरह बदल दिया, मेरी सोच ही बदल गई। मैंने आज तक कभी तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे विनीता, मुझे तुम्हारे हर सुख दुख में साथ देना चाहिए था, परंतु ना जाने क्यों इस तरह का विचार कभी मन में आया ही नहीं। इस बार कार्तिक ने मुझे कई बातें कहकर झकझोर दिया, तो मैंने बैठकर सोचा तुम्हें कितनी तकलीफ होती होगी जब तुम अपने मन की बातें किसी से कह नहीं पाती और आंसू बहाती रहती हो। अपने पति से मन की बातें नहीं कहेगी पत्नी तो किससे कहेगी? चलो अभी भी देर नहीं हुई, वैसे भी कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। एक हल्की सी हंसी बिखेरते हुए नारायण ने कहा। शहर आकर विनीता ने अपने पति का घर देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। पूरे घर में सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। आते ही वो घर को समेटने में लग गई तो उसे देखकर नारायण ने कहा, कर लेना, अभी तो तुम्हें यहीं पर रहना है और इस घर को ही संभालना है। अभी अभी तो हम आए हैं, थोड़ी देर आराम कर लो। आज मैं तुम्हें चाय बनाकर पिलाता हूँ, हमेशा तुम मेरी सेवा करती हो, आज मुझे सेवा करने का अवसर दो। पहली बार पति की ऐसी बातें सुनकर विनीता शर्मा गई। शर्माते शर्माते ही कहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सेवा करना तो मेरा धर्म है, आप बैठ जाइए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। यही तो हम गलत करते हैं विनीता। सेवा करना केवल पत्नी का धर्म नहीं होता, पति का धर्म भी होता है। कार्तिक की बातें सुनकर ही मेरी आंखें खुली। सचमुच आज की युवा पीढ़ी की सोच हम लोगों से काफ़ी भिन्न है। कार्तिक और नायरा दोनों नौकरी करते हैं तो एक दूसरे की सहायता करते रहते हैं, और सहायता करने में कोई शर्म भी नहीं होनी चाहिए। जो जीवन का आवश्यक अंग है उसे तो निभाना ही पड़ेगा। चलो, देर से आंखें खुली पर खुल तो गईं। हमारे समाज में हम केवल बेटियों को सेवा की बातें सिखाते हैं, बेटों को नहीं। ये गलत संस्कार बचपन में ही पड़ जाते हैं। माता पिता दोनों की जिम्मेदारी होती है कि बेटा बेटी दोनों को सही शिक्षा दें, जैसे तुमने दिया। मेरी माँ ने भी अगर ऐसी शिक्षा दी होती तो तुम्हें मुझसे मन खोलकर बातें करने में कभी हिचकिचाहट नहीं होती, और ना ही मैं तुम्हारी बातें अनसुनी करता। हमारे ज़माने में पिता पुत्र के बीच में बहुत बड़ा फासला हुआ करता था। मैं तो अपने पापा से हमेशा दूरी बनाकर रखता था, कभी भी उनसे खुलकर कोई बात नहीं कर पाया। उन्होंने भी कभी फासला कम करने का प्रयास नहीं किया। लगता था खुलकर बात करेंगे तो इज्जत में कहीं कमी ना हो जाए या फिर वो नाराज ना हो जाएं। पिता पुत्र के बीच में अहंकार जैसा कोई शब्द नहीं आना चाहिए। ये बातें मुझे कार्तिक ने समझाया। दोनों के बीच में
एक दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए, ताकि मन में कोई बात गांठ बनकर ना रह जाए और दोनों के बीच में बहुत बड़ी खाई ना बन जाए। एक ही सांस में सारी बातें कह गया नारायण। आज उसे पहली बार विनीता से जी भरकर बातें करने का मन कर रहा है। मन में पड़ा हुआ गांठ जैसे आज खुल गया हो। आज पहली बार विनीता अपने पति के मुख से ऐसी बातें सुनकर हैरान सी पति की ओर देखने लगी। पहली बार उसके हाथ की बनी चाय पी रही है। उसका मन खुशी और आत्मसंतुष्टि के भाव से भर उठा। जीवन का ये बदलाव उसे बहुत भाने लगा। चाय पीते पीते उसने खुशी जाहिर करते हुए कहा, आप बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। विनीता के मन की खुशी ने होठों पर आकर मुस्कान का रूप ले लिया और चेहरे को आलोकित कर गया। इस कहानी का अंतिम पार्ट कल सुबह आपको मिलेगा। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।